अध्याय 250 फ्लैशबैक। आंखें। बेला, क्या ये दुश्मन की अपनी नेत्र तकनीक के कारण था, या क्या ये केवल इस समय ओलिवर की कॉस्मिक वर्ड गेज पर महारत की कमी के कारण था? उसके दुश्मन मजबूत होते जा रहे थे, लेकिन उसकी महारत अपर्याप्त थी, इसलिए इसका समग्र रूप से बहुत कम प्रभाव पड़ा। उसे हताशा की एक झलक महसूस हुई। इन शक्तियों से उसे बढ़त मिलनी चाहिए थी, फिर भी वह मुश्किल से उनकी क्षमता की सतह को खरोंच रहा था। निस्संदेह उसने इतने समय तक इस पर ध्यान नहीं दिया और उस सुनहरे अवसर का लाभ उठाया जब उसका शत्रु खुला हुआ था। अनंत 12 झूठ हथेली। बूम! ओलिवर की हथेली कराहते दानव से टकराई, जिससे वह उछलकर आकाश में उछल गया। बल बहुत बड़ा था, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा को कम करने का साहस नहीं किया। ओलिवर सतर्क रहा। यही वह क्षण था जब नायक अक्सर लापरवाह हो जाते थे, सोचते थे कि खतरा बेअसर हो गया है। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि राक्षस अपने मजबूत शरीर के साथ हमेशा वापस आते हैं और अधिक परेशानी पैदा करते हैं। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि राक्षसी क्षेत्र में ऐसा हो। कहीं ऐसा न हो कि शक्तिशाली राक्षसों की भीड़ उसे मौत के घाट उतारने लगे। जैसे ही वह गिरे हुए जिज्ञासु की ओर बढ़ा, उसकी आकृति धुंधली हो गई। उसकी चाल तेज और गणनात्मक थी। निश्चित रूप से एक जिज्ञासु इतना कमजोर नहीं होगा और एक ही वार से नीचे चला जाएगा, है ना? अनंत 12 झूठ हथेली। अनंत 12 झूठ हथेली। अनंत 12 झूठ हथेली। अनंत 12 झूठ हथेली। प्रत्येक प्रहार एक जबरदस्त प्रभाव के साथ हुआ, जिससे उनके नीचे की जमीन हिल गई। जिज्ञासु पर एक के बाद एक हथेलियां बरसने लगी। ओलिवर बारी बारी से हाथों से लगातार हमला कर रहा था। फिफ्थ ध्रुल के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। प्रत्येक प्रहार से राक्षस का शरीर एक जाता था। लगातार प्रहारों से उसका मांस छिल जाता था और फट जाता था। उसे अभी अभी फेंका गया था और अब फिर से जोरदार झटका महसूस हुआ। जैसे ही ओलिवर की तलवार गायब हुई, उसके हाथ में एक रेपियर दिखाई दिया। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल। रेपियर चमका, ध्रुल के शरीर पर बार बार छेद किया। प्रत्येक प्रहार सटीक और निर्मम था। उसके रेपियर ने राक्षस के शरीर को बेरहमी से छेद दिया, जिससे एक के बाद एक छेद हो गए। दुष्वप्न की पवित्र लपटें। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, रेपियर जल्दी से दानव हत्या की लपटों में घिर गया। जिज्ञासु का मांस जल गया और क्षत विक्षत हो गया क्योंकि ओलिवर ने उसे फिर से छेद दिया। आग की लपटें तेज और कर्कश थीं, एक अंधेरी, पवित्र आग जिसने भयावह उत्साह के साथ राक्षसों के मांस को भस्म कर दिया। ओलिवर ने अपना हाथ बढ़ाया, अपने हाथ में पानी का एक ब्लेड डाला और अपने दूसरे हाथ का उपयोग करके सीधे राक्षस के पेट में छुरा घोंप दिया। कुब! राक्षस के मुंह से हल्की सी कराह निकली। ध्रुल का शरीर कांप गया। लगातार हमलों के कारण उसकी ताकत खत्म हो गई। मलबे और धूल ने दृश्य को ढक दिया, जिससे राक्षस की स्थिति अस्पष्ट हो गई, लेकिन ओलिवर नहीं रुका। उसने एक के बाद एक हमले करना जारी रखा और जिज्ञासु को हमेशा के लिए खत्म करने की ठान ली। जैसे ही उसने अपनी हथेली राक्षस की छाती पर रखी, रेपियर उसके हाथ से गायब हो गया। उसकी बांह से कपकपा देने वाली ठंड निकली, जो राक्षस के हृदय में फैल गई। राक्षस के शरीर में पाला फैल गया। नसें नीले रंग की हो गई जैसे कि बर्फ अंदर की ओर खिसक रही हो, जिससे उसका अंदरूनी हिस्सा ठोस होकर जम गया। वह दानव जिज्ञासु के बहुमूल्य हृदय को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दानव के अंदरूनी हिस्सों को ठोस बनाने के लिए अपने बर्फ तत्व का उपयोग किया। उसके दिमाग में एक विचार आया। संभावनाओं पर विचार करते करते उसकी निगाहें तेज हो गईं। रुको! उसकी आंखें बहुत खास थीं। जब मैं कीमिया सीखूंगा तो मैं उनका उपयोग कर सकता हूँ। ओलिवर ने याद किया कि कैसे चमत्कारिक औषधि और सामग्री तैयार करने के लिए कीमिया में कुछ राक्षसों के हिस्से अमूल्य थे। हालांकि वह राक्षस की आंखों के बारे में विशेष रूप से नहीं जानता था, लेकिन उसे प्रभावित करने की उनकी क्षमता महत्वपूर्ण महत्व का सुझाव देती थी। जैसे ही उसके नाखून नुकीले और थोड़े बड़े, ओलिवर की आंखें ठंडी चमक उठीं। यह उस परिवर्तन के समान था जो उसने कल्पना के हृदय को खाने के बाद अनुभव किया था,
लेकिन इस बार वह इसे और अधिक तीव्रता से महसूस कर सकता था। उसने अपने नुकीले नाखूनों को राक्षस के पंजे की तरह घुमाया। छींटे, एक तेज, क्रूर कार्रवाई के साथ उसने जिज्ञासु की आंखें निकाल ली। खूनी गोले उसके हाथ में चमक रहे थे। एक त्वरित गति में उसने उन्हें अपने दिमाग में स्थानांतरित कर दिया। एक समय का शक्तिशाली और अभिमानी दानव जिज्ञासु, जिसने मनुष्यों का तिरस्कार किया था, अब एक विकराल, बमुश्किल पहचानने योग्य गड़बड़ था। उसकी सांसें थकी हुई और कमजोर थीं, और यह स्पष्ट था कि वह मृत्यु के कगार पर था। ध्रुव का चेहरा दर्द से विकृत हो गया था, उसकी आंखें खोखली और खून से लथपथ थीं, उसका शरीर पहचान से परे टूटा हुआ था। उस पल में ध्रुव को अब कुख्यात राक्षस जैसा महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय ऐसा लगता था कि उसके सामने का मानव ही सच्चा राक्षस था, मानव रूप में एक क्रूर शैतान। चिंता मत करो, मैं तुम्हें शून्य में भेज दूंगा ताकि तुम्हारी आत्मा को कष्ट न सहना पड़े। ओलिवर ने एक हाथ की मुहर बनाई और एक बुनियादी भूत प्रेत भगाने का कार्य किया, जिससे दानव जिज्ञासु की आत्मा शून्य में चली गई। ध्रुव के शरीर पर एक हल्की सी चमक छा गई, क्योंकि उसकी आत्मा फट गई थी और अंधेरे में गायब हो गई थी। राक्षस को पूरी तरह से भगाने की पुष्टि करने के बाद ओलिवर ने शरीर को अपने भंडारण स्थान में रख दिया और घटनास्थल से भाग गया। उनकी झड़प का शोर तेज और ध्यान खींचने वाला था। अपने स्तर का एहसास होने के बाद उसने दोबारा खुद को ज्यादा महत्व देने की हिम्मत नहीं की। अपनी क्षमताओं के साथ भी जिज्ञासु का लचीलापन चिंताजनक था। उसकी त्वचा लगभग अभेद्य थी, उसकी ताकत बहुत अधिक थी। यदि समान शक्ति वाले अधिक राक्षसों ने उस पर हमला किया, तो उसे विश्वास नहीं था कि वह बच निकलेगा। वह जानता था कि एक बार जब गार्डों को पता चल जाएगा कि पश्चिमी क्षेत्र में किस तरह की आपदा आई है, तो सैनिक उसे खत्म करने के लिए उस क्षेत्र पर धावा बोल देंगे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के साथ अब उसे शहर के केंद्र में फांसी के लिए निर्धारित मनुष्यों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना था। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक उठी। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। इससे पहले उसने दूसरे जिज्ञासु का ध्यान भटकाने के लिए गुरियन और उसके गुंडों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन ध्रुव की लाश उसके पास होने से सब कुछ बहुत अधिक प्रबंधनीय हो गया था। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास था। दिव्य विरोधाभास कबीला। खिड़की से छनकर आती हुई नर्म गर्म रोशनी बिस्तर में लेटी हुई एक युवा महिला की नाजुक विशेषताओं को रोशन कर रही थी। दीदी, अब कैसा लग रहा है? एवलिन ने चिंतित होकर पूछा। उसके बाल बिखरे हुए थे और यह स्पष्ट था कि वह कई दिनों से चैन से सोई नहीं थी। उसकी चिंता समझ में आ रही थी। हर दिन वह अपनी बहन की विशेष स्थिति के बारे में निरंतर चिंता में रहती थी। उसने सकारात्मक रहने की कोशिश की, कम से कम सही तौर पर, लेकिन वह सबसे खराब स्थिति की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सकी। अपनी बहन के चारों ओर कंबल ठीक करते समय उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। उसकी नज़र बेला के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वह लगभग हर घंटे अपनी बहन से मिलने जाती थी और उसका हालचाल लेती थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे किसी चीज़ की कमी न हो। कहानी खत्म। अलविदा।